तेजपाल शांत जी, जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष जेवर के, और उनके सुपुत्र उनके साथ भी बैठे हैं और हमें मजबूती देने के लिए आज हमारा सहारा बनकर पूरा हमारा सहयोग कर रहे हैं माननीय श्री कपिल शांत जी, जो कट्टर बसपा के कार्यकर्ता हैं। तो उनके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझ जैसी एक बहुत ही बहुजन समाज पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और मुझे सुनने के लिए उन्होंने इतने मतलब आप सबको इकट्ठा कर दिया इतने कम समय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, क्योंकि आप जैसे लोग ही बहुजन समाज पार्टी के हाड़ मांस हैं, रक्त हैं। आप जैसे जो कट्टर मिशनरी लोग हैं ना, उन्हीं ने आज तक इस बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व बचा कर रखा है, इसे मजबूती दी है। तो मैं हृदय की गहराइयों से बार बार आप दोनों का अभिनंदन करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे हमारे समाज में व्यक्ति हैं, हमारी बहुजन समाज को जो आज भी मजबूती दे रहे हैं। तो आज जो हम आपके समक्ष यहाँ आए हैं, बहुजन समाज पार्टियों की नीतियों को बताने के लिए, उनको साझा करने के लिए। 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन जी की पूर्व में जो सरकार बनी थी, उन कार्यों को दोबारा से आपके साथ साझा करने के लिए, जो उपलब्धियां रही हैं बहन जी की पूर्व की सरकार में, और जो बहुजन समाज में महिलाओं की स्थिति है, शिक्षा को लेकर, संगठन को लेकर, जागरूकता को लेकर, तो थोड़ा थोड़ा उन सब पर हम प्रकाश डालेंगे आपका बहुत ज्यादा समय लिए बगैर, क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय हम ज्यादा आपका नहीं लेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ये वो पार्टी है जो गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाने के लिए जानी और पहचानी जाती है। देश की एकमात्र ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, देश में तो और भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन हमारी जो हाथी के निशान वाली बहुजन समाज पार्टी है, ये वो पार्टी है जो अनुशासन पर, समानता पर कार्य करती है, समानता के सिद्धांत पर। या कोई ऊंचा नीचा या कोई छोटा बड़ा नहीं है, जितने भी हैं सबको समानता से देखा जाता है, और बहन जी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है। अनुशासन के साथ किसी के साथ भी वो समझौता नहीं करती हैं। जो अनुशासन को मानेगा और जो मिशन के लिए कार्य करेगा, उसको प्राथमिकता पहले है। तो मेरी माताओं बहनों, आज का जो समय चल रहा है, आज का समय, ये हमारी सबसे संपन्न पीढ़ी है अगर देखा जाए तो। चाहे शैक्षिक रूप से देखें, पढ़ाई के रूप में देखें, आज बहुत पढ़ भी रहे हैं हम, अच्छे अच्छे पदों पर भी जा रहे हैं। बौद्धिक रूप से देखें, वहां भी विकास है। सामाजिक रूप से देखें तो वहां भी विकास है। तो कुल मिलाकर अगर हम शुरू से आज तक बारीकी से ये नजर डालें, तो ये सबसे बढ़िया, सबसे संपन्न पीढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने आंख खोली है। और जो हमारी कम उम्र की यहाँ बेटियां बैठी हैं, तो तुम बहुत किस्मत के धनी हो कि तुम लोगों ने वो समाज नहीं देखा बहुजन समाज का, जब हमारी बहुजन नायिका ने उस दौर को देखा था, जब बेटियों को बहुत ज्यादा समाज में, राजनीति में निकलने के लिए बहुत मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। तरह तरह की रुकावटें महिलाओं के लिए रास्ते में डाली जाती थी। तो ये जो समय है, इसको हमें बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हम संपन्न हैं। आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों में पहुंच गए, तो आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं है। तो पहला तो बहुजन समाज पार्टी का ध्येय यही है कि जो हमारी शिक्षा है, उस पे हमें काम करना है सबको। शैक्षिक रूप से मजबूत बनेंगे तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी।
जाएंगी। समझ रहे हैं ना? शिक्षा होगी, घर घर में शिक्षा की ज्योत जलेगी तो अपने आप समस्या कम होंगी कि नहीं? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी हमें नौकरी भी मिलेगी, किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो आर्थिक रूप से आर्थिक तंगी को झेलेंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो हमेशा से फिर जैसे शोषण का शिकार कौन होता है ये बताइए? जो कमजोर है। कमजोर आदमी के साथ ही तो शोषण होता है, अत्याचार। जो कमजोर नहीं है क्या उस पर कोई अत्याचार कर सकता है? नहीं। जो ताकतवर है उस पर अत्याचार नहीं होता कभी। तो ये जो हमारी लड़ाई है ना समाज में, ये सामाजिक समानता के लिए है। कितना समय बीत गया है लेकिन आज तक हमारा जो बहुजन समाज है उसे बहुत सारी चीजों में अभी भी बहुत आगे आने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों में हमने काम कर लिया है लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। अपनी शिक्षा पर, अपने संगठन पर, क्योंकि संगठन भी बहुत मजबूत है, अकेले व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। अब अगर यहाँ मुझे सुनने के लिए कोई एक या दो महिलाएं आती तो वो कुछ ही समय में उठ जाती, वो बहुत ज्यादा तवज्जो शायद मेरी बात को नहीं देती। लेकिन आप यहाँ सुनने के लिए आए हो तो शायद मुझे भी, मेरी भी हिम्मत बढ़ गई कि एक ही आह्वान पर आप इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम सब जगह जगह ना भटक कर एक ही रास्ते पर चले मजबूती से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षित बने, संगठित रहें। संगठन से ही हमारा जो समाज है और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है ना, ये विरोधियों के पसीने छुड़ा सकती है। और हमारी जो ये लड़ाई है ना समाज में बहुजनों की, ये उसी विचारधारा के खिलाफ है जो शुरू से बहुजनों के और गरीबों, शोषितों, वंचितों के खिलाफ रही है, उनके विरोधी रही है। तो इस विचारधारा को दूर करने के लिए ये लड़ाई है और इसमें युवाओं की, महिलाओं की सहभागिता इस लड़ाई को जीतने में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप एकजुट हो जाएंगे, कोई भी झाड़ू है उसको अगर उसकी एक एक सीख को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या वो कचरा साफ कर सकती है? लेकिन यदि उन्हीं सीखों को बांध दिया जाए तो वो बड़ी से बड़ी गंदगी, कचरे को दूर कर देगी। तो जब तक झाड़ू बंधी हुई है ना, यानी संगठन मजबूत है, तो उसमें ताकत है। तो शिक्षित बनना है, संगठित रहना है, अपने संगठन को बिल्कुल भी बिखरने नहीं देना है। यदि हम महिलाओं की भी स्थिति को पुराने समय से आज तक गौर करें तो बहुत बदलाव आए। अगर बहन जी के समय पे भी देखें ना, 45-50 साल पहले, तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने भी बहुत संघर्ष करा था। आज तो बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करने के बाद सर्विस में महिलाएं हैं हमारे समाज की, लेकिन उस समय को अगर हम देखें तो इतना आसान भी नहीं था घर से बाहर महिला का निकलना, वो भी राजनीति करना, घर परिवार की चुनौतियों को, समाज की चुनौतियों को फेस करना, ये बहुत ही मुश्किल काम था। वो तो वो आयरन लेडी थी जो उन्होंने ठान लिया था कि अपने समाज का भला करना है, तो वो रुकी नहीं। समाज ने तो बहुत बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मिशन के लिए काम करना है बिना सोचे समझे। उन्होंने अपने पूरे जीवन का त्याग कर दिया, एक तपस्या की कि पूरे जीवन भर मैं विवाह भी नहीं करूंगी, क्योंकि विवाह करूंगी तो घर गृहस्थी में उलझ जाऊंगी, छोटी बड़ी समस्याओं में, फिर मैं अपने बहुजन समाज को उतना समय नहीं दे पाऊंगी। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये वास्तव में महापुरुष होते हैं जो समाज में क्रांति करने के लिए समय समय पर पैदा होते हैं। क्योंकि सब लोग अगर शर्म करेंगे और ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर उन लोगों के लिए कौन लड़ेगा जो वास्तव में शोषित हैं? उन लोगों के लिए भी तो कोई चाहिए आवाज उठाने के लिए। तो बहुजनों के लिए जितना बहन कुमारी मायावती जी ने किया है उतना शायद कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है। आज हम कितने भी पढ़ लिख गए,
लेकिन मैं भी बुलंदशहर से यहाँ आई हूँ ना आपके पास, तो लोगों के दिमाग में ये चलता है कि पता नहीं क्या करके मानेंगी। राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है, ये तो गलत चीज है, गलत लोगों का काम है राजनीति, औरतों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बहुत तमाम तरह की समस्याओं को यहाँ रख के हम घर से निकलते हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों को सोच कर बैठ जाएं घर पे, तो ऐसे तो समाज में हमारा जो समाज पहले से जिस दंश को झेलता आ रहा है, वो तो बराबर वही स्थिति बनी रहेगी। तो स्पेशली आज का जो ये हमने छोटा सा प्रोग्राम है युवा जागृत अभियान, जिसमें युवा भी आ गए हैं, महिलाएं भी हैं भरपूर मात्रा में हमारे पास, बहुत संख्या में। तो ये इसीलिए है कि जब कोई नया हम काम करते हैं, यदि हमने ठान लिया ना, तो वो काम सफल हो जाता है। सारी चीजें हमारे दिमाग से हैं। अगर हम पुराने समय पर नजर डालें तो 1849 की बात है, शायद माँ सावित्रीबाई फूले थी, महाराष्ट्र के पुणे में उनका जन्म हुआ था ना। तो 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। पढ़ाई का उन्हें बहुत शौक था। तो एक दिन अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी, उनके पिता ने देख लिया, तो उन्होंने गुस्से में किताब फाड़ दी उनके पिताजी ने कि तू पढ़ के क्या करेगी, हम छोटी जाति के लोग हैं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, हमें तो समाज के लोग जीने भी नहीं देंगे अगर छोटी जाति की लड़कियां औरतें पढ़ने लगी। तो उन्होंने उस समय तो किताब रख दी, लेकिन उनकी कुछ समय बाद शादी कर दी 9 वर्ष की अवस्था में। तो उनके पति ने बहुत उनको सपोर्ट किया, क्योंकि अच्छे पति भी बहुत अच्छी किस्मत से मिलते हैं जो महिला को पढ़ाने में और हर चीज में आगे लेकर चले कि तुम्हें अपना नाम खुद कमाना है। तो ससुराल में भी परमिशन नहीं थी उनको पढ़ने की, पढ़ाई का कीड़ा था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कितनी भी रुकावटें आए लेकिन पढ़ूंगी जरूर। तो जब पति खेतों पे काम करते थे उनके हस्बैंड, तो खाना लेकर जाती थी तो चुपके से वो पढ़ाते थे खेतों पर अपनी पत्नी को। और 17 साल में तो इतना कैलिबर, इतना आत्मविश्वास आ गया था माँ सावित्रीबाई फूले में, उन्होंने ये ठान लिया था कि मैं तो टीचर बनूंगी। और जिस समाज में मैंने आंख खोली है ना, जो महिलाओं का विरोधी है कि महिला आगे ना बढ़ जाए पुरुषों से, क्योंकि फिर तो पुरुषों की सत्ता को खतरा है। महिला जब आगे आएगी, डर किसको है फिर? पुरुषों को। तो फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं तो टीचर बनूंगी। उन्होंने स्कूल जब खोला था ना, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला स्कूल खोला तो 150 एडमिशन हो गए थे लगभग, उसमें 150 लड़कियां आई उसमें, उस स्कूल में। तो जब ये पढ़ाने के लिए जाती थी, उसमें एक और दिलचस्प बात है, पढ़ाना कोई गलत काम तो इन्होंने ठाना नहीं था कि कुछ गलत काम कर रही हूं मैं, भाई खुद पढ़ी लिखी थी। तो अब इन्होंने सोचा कि ये जो पढ़ाई की जागृति है ये औरों में भी फैलाऊं, अपने समाज का कुछ उद्धार हो पढ़ाई से। तो जब ये रास्ते में चलती थी ना, तो इनके विरोधी इन पे क्या करते थे, टमाटर फेंकते थे, सड़ी हुई गंदगी, कूड़ा कचरा फेंकते थे, मिट्टी गोल गोल के फेंकते थे इनके कपड़ों पे कि ये कैसे ही औरत रुक जाए। क्योंकि अगर ये पढ़ लिख गई है, जो महिला पढ़ी लिखी है, आवाज में तो तेज आता ही है, ये आपको पता है, जिसको सारी जानकारी है। तो वो सबसे पहला जो है ना खतरा आदमियों को मंडराने लगता है, ये पढ़ेगी, ये कामयाब होगी तो हमारी जो सत्ता है वो खिसकेगी। तो वो समाज ऐसा था कि इन सारी चीजों को फेस करा उनके हस्बैंड। इन्होंने अपने पति से बताई कि मैं ऐसे ऐसे जाती हूँ, मेरे साथ ये घटनाएं घटने लगी हैं कि मेरे ऊपर कूड़ा कचरा फेंकते हैं लोग। तो इनके हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक साफ सुथरी साड़ी रखा करो, घर से मैली पहन के जाओ, एक साथ में रख के ले जाओ, कोई कब तक करेगा, तुम्हें रोकेगा कैसे। तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे पहनती और पढ़ाना इन्होंने बंद नहीं किया। तो देखो यहाँ कहने की बात जो है ना मेरी ये है कि जब हम किसी भी नए काम को करते हैं ना, तो उसे कोई आसानी से स्वीकार नहीं करता। शुरू में सबको बुरा लगता है कि ये कौन सी क्रांति करने के लिए निकली है, कि ये गुमराह कर रही है औरतों को। जब औरतें इतनी तेज हो जाएंगी तो बड़ी समस्या होगी समाज में। तो वो नहीं मानी,
उन्होंने ऐसी क्रांति करी, वो अद्भुत समय था। उनके हस्बैंड इतने उनके सपोर्टिव थे कि कामयाब बना के माना उनको। और उन्होंने केवल शिक्षा पे ही काम नहीं किया। ये आज मैं इसलिए बात बता रही हूँ कि हमारे पास बेटियां 15-16 साल वाली जो बेटियां हैं ना, जो 12th में हैं, मुझे लगता है ये 10वीं 12वीं में होंगी ज्यादा। तो वही समय था, ये इतनी कैलिबर थी, इतना आत्मविश्वास उनका 17 साल में जा गया था। तो चुनौतियां तो जीवन का हिस्सा हैं। जब हम कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए ठान लेते हैं ना, तो हमें रोकने के लिए लोग बहुत अड़ंगा लगाते हैं कि इसे रोक दो कैसे भी करके। और जहां रुक गए वहीं पे विकास रुक जाता है, ये समझो। अगर बहन कुमारी मायावती उस समय रुक जाती समाज के तानों से, तो क्या हम यहाँ खुल के बोल रहे होते? तो ऐसी ऐसी बहुजन समाज में महापुरुष महिलाएं हुई हैं जिन्होंने हमारी स्थिति को सुधारा है, और हम आज यहाँ बोल रहे हैं खड़े होके। उनकी भूमिका है। और केवल शिक्षा में ही नहीं, उन्होंने समाज सुधार में भी इतने काम करे कि उस समय, वो समय 80 के दशक का मुझे लगता है दौर था वो सावित्रीबाई फुले जी का। तो वो समय ऐसा था जहां महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता था, इतने गलत काम होते थे। अगर कोई महिला विधवा भी हो जाए ना, तो उसकी बुरी हालत कर देते थे, बाल बाल कटवा देते थे। ये दुर्दशा होती थी बहुजन समाज की महिलाओं की, कि कोई उसे देखे ना। अगर सुंदर है तो और आफत, अगर खूबसूरत है ना विधवा महिला तो और आफत। तो ये समाज फेस करके हम ना यहाँ तक एक हमने लंबी दूरी तय की है कि अब कंपेयर करो आज का समय कैसा चल रहा है। आज तो ये समस्या कोई भी नहीं है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है। आज हर चीज में हम संपन्न हैं, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से। बस राजनीतिक रूप से संगठित होने की जरूरत महसूस हो रही है आज के समय में। जो राजनीतिक संगठन है ना हमारा बहुजनों का, ये एक हो जाए। कौन हमारा हितैषी है और कौन हितैषी नहीं है, ये अंतर और करना हम सब सीख लें। नीले झंडे के नाम पर बहुजनों को बेवकूफ बनाने का दौर चल पड़ा है। एक नई क्रांति चल रही है ये, कि नीले झंडे के नाम पर लोग आ रहे हैं तरह तरह के, कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, मिशन बचाएंगे। तो मिशन तो अपने आप बचा हुआ है यदि वो एक जगह टिक जाए। मिशन को खतरा बाहर वालों से नहीं है, अपनों से ही है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है यदि वो एक जगह टिक जाए तो मान्यवर साहब की एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि ये जो लड़ाई है ना, केवल सामाजिक परिवर्तन की नहीं, राजपाट की लड़ाई है, राजपाट की लड़ाई। और ये हमको जीतनी है बिना हथियार उठाए, शिक्षा के बल पर, राजनीतिक रूप से मजबूती के बल पर। शिक्षित तो हम बहुत हो गए, तो शिक्षित होना अच्छी बात है, लेकिन शिक्षित होने के बाद जो ये लीडरशिप डेवलप हो रही है ना, नेतृत्व, इसका जो फायदा है हमारे ही समाज को मिले। ये जो लीडरशिप है बहुजन समाज पार्टी में लगे तो उन्नति और तरक्की में 4 चांद लगेंगे बहुजनों के। अब समय रहते हुए हमें उन लोगों को पहचानना भी जरूरी है कि कौन हमारे लिए हितैषी है और कौन किसकी बी टीम है। अब बहन जी को कहते हैं ना कि ये बी टीम है, बी टीम है, तो बहन जी BCD किसी की नहीं है। बहन जी शुरू से आज तक ब्रांड रही हैं, बहन कुमारी मायावती जी। बी टीम वो लोग हैं जो नीला झंडा लेके जगह जगह फिर रहे हैं कि हम बहुजनों की लड़ाई लड़ेंगे, बहुजनों की लड़ाई लड़ेंगे। अब वो 10-20 साल में पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, 50-50 करोड़ के घरों में रहेंगे बहुजनों की और गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारी जो शिक्षा है ना,
कोई किसी के लिए गरीबों की गरीबी कोई दूर नहीं करेगा। जो शिक्षा है, संगठन है, इस पर हमको मजबूती से काम करना है और उन लोगों के चेहरे पहचानने हैं जो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। एकजुट रहेंगे तो हमारे समाज का उद्धार होगा, वरना हमारा समाज आज 2 पार्टी तो कल तीसरी बनेगी, परसों चौथी बनेगी और ऐसे ही 10-10, 20-20 हजार के वोट बैंक में सब टूट जाएंगे और उसका फायदा उन लोगों को होगा जो विरोधी हैं, जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को लगभग पूरे राजनीतिक काल में हर तरह के उन्होंने कांटे बोए उनके रास्ते में कि एक महिला जो है ये सत्ता से हट जाए। तो उन लोगों के हाथ मजबूत नहीं करने हैं जो बहन जी के विरोधी रहे। तो मेरी बस आपसे यही विनती है कि मजबूती के साथ अपने बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहें। हाथी के निशान वाली, नीले झंडे वाली हमारी बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। ये बात भी हमें समझनी है कि बहुजन समाज में कुछ ऐसे बहरूपी आजकल घूम रहे हैं जगह जगह, जो कह रहे हैं कि हम मिशन के लिए समर्पित हैं, मिशन बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति में बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आम व्यक्ति नहीं समझता है। मिशन अपनी जगह टिका हुआ है, सही चल रहा है, बस उन लोगों से सावधान रहें आप और एकजुट रहकर अपनी पार्टी के लिए काम करें, अपनी बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करें। जिस थाली में हमारे दादा परदादाओं ने खाया था, आज ऐसे लोग हो गए बहुजन समाज में, वो उस थाली में छेद कर रहे हैं। तो समझो कि कौन सही है कौन गलत है। तो बस मैं यही मेरा मैसेज था आप सबको यहाँ बुलाने का कि शिक्षित रहें, संगठित रहें, वोट की कीमत समझें। मतदान जिस दिन होता है सारे काम काज छोड़ दो, बस हाथी वाले निशान पर ठप्पा लगा के आओ, क्योंकि बहन जी सरकार में आएंगी तभी कुछ कर पाएंगी, वरना और तो सिर्फ ये चाहेंगे कि बहुजन समाज के लोग अशिक्षित रहें, तभी तो उन्हें 500-500 रुपए में जो है भीड़ मिलेगी रैलियों में ले जाने के लिए अनपढ़ों की। कोई क्यों चाहेगा कि तुम लोग पढ़ो और अपनी आवाज बुलंद करो? क्या कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा, क्योंकि अनपढ़ी तो व्यक्ति मिलते हैं रैलियों में 200-400 में ले जाने के लिए। तो हमें उस भीड़ में शामिल नहीं होना है, हमें उस भीड़ में रहना है जो अपने संगठन के लिए, अपने समाज के लिए लड़ सके, जिसमें इतनी पावर होगी जो सत्ता की कुर्सी हिला सके, इतना दम हो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, संगठित रहकर अपने आसपास में जितना भी हमारा है समाज, हर जाति से भाईचारे के साथ रहें। कानून अपने हाथ में कभी मत लेना, क्योंकि कानून की लड़ाई कानून के तरीके से लड़ी जाती है। लोग FIR करवा देंगे और तुम्हारे लिए लड़ने कोई नहीं आएगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षित रहने के साथ जागरूक रहें और अपनी 4 आंख करके रहें, 2 आंख सामने दिखे और 2 आंख यहाँ रहे दिमाग में कि कौन हमारा अपना है कौन पराया है। बस इसी मैसेज के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बातों से बोर हो जाएं।